नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत। बहुत सारे दर्शक मेरे पीछे पड़ते रहते हैं और पूछते रहते हैं भाऊ कहाँ हैं, भाऊ को क्यों नहीं बुलाते हैं। बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है कि भाऊ हिंदी में वीडियो क्यों नहीं बना रहे हैं, भाऊ कहाँ हैं। तो मैं इस समय औरंगाबाद आया हुआ हूँ और ये महाराष्ट्र का एक प्रमुख शहर है और वैसे भी कई कारणों से ये बड़ा चर्चित भी रहता है। उन कारणों पर तो कभी फिर बात करेंगे, लेकिन औरंगाबाद में मैं जिस प्रोग्राम में आमंत्रित किया गया था उसमें भाऊ भी हैं और महाराष्ट्र से जुड़े हुए, कुछ दूसरी जगहों से जुड़े हुए बहुत सारे नामचीन पत्रकार भी आए हुए हैं। तो भाऊ से मुलाकात हुई है, आपकी भी मुलाकात करा देता हूँ और भाऊ से ही पूछते हैं कि भाऊ कहाँ हैं और भाऊ क्या कर रहे हैं आजकल, किन कामों में व्यस्त हैं। भाऊ बहुत स्वागत है आपका ओशियन नेटवर्क में। नमस्कार। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि दर्शकों से, ख़ास तौर से हिंदी के दर्शकों से आप क्यों दूर हैं और उनके बार बार अनुरोध करने पर आप हिंदी में कोई वीडियो क्यों नहीं बना रहे हैं, केवल मराठी में क्यों बना रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि मैं पब्लिकेशन हाउस शुरू कर रहा हूँ, किताब के पब्लिकेशन शुरू करने जा रहा हूँ, तो उसके तैयारी में जुटा हूँ। आधा मुंबई रहता हूँ, कुछ दिन दिल्ली आता हूँ, तो उसकी तैयारी में ही टाइम जा रहा है। तो इसलिए जो इजी सब्जेक्ट होते हैं महाराष्ट्र के और मराठी में बोलना मेरे लिए आसान होता है। तो जितनी एनर्जी है वो उसमें ही ख़त्म हो जाती है, तो उसके बाद औरों के चैनल पर जाना भी मुश्किल हो रहा है और हिंदी के लिए सब्जेक्ट निकाल कर बोलना भी थोड़ा थक जाता हूँ। कभी कभी बीमार पड़ जाता हूँ तो मराठी में भी नहीं कर सकता। अब इस प्रोग्राम में आया हो तो 2 दिन के लिए वीडियो नहीं बना पाता, तो इसलिए वो कोई नाराज़गी की बात नहीं है, उम्र का तकाजा है, थोड़ा थक जाता हूँ। मुझे लगता है कि आप लोगों को जवाब मिल गया होगा और मैं पहले भी अपने प्रोग्राम में कहता रहा हूँ, भाऊ इस समय 74 प्लस हैं और भाऊ का अपना चैनल इतना ज़्यादा देखा जाता है, लोगों की इतनी ज़्यादा अपेक्षाएं होती हैं कि उन अपेक्षाओं को ही पूरा करने में कई बार इस उम्र में आदमी एग्जॉस्ट हो चुका होता है, तो फिर बीच में थोड़ा अस्वस्थ भी रहे हैं। भाऊ, अगर हम बात करें इस समय महाराष्ट्र की राजनीति में क्या चल रहा है और महाराष्ट्र में आप क्या होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे तो लगता है कि जो बयानबाजी चल रही है वैसी ही बयानबाजी पहले भी चलती थी और अब चूँकि 2024 थोड़ा करीब आ गया है तो इसलिए ये बयानबाजी थोड़ी और तेज़ हो गई है। बाकी कुछ बड़ा परिवर्तन तो इधर दिखाई नहीं दे रहा है, या आप कुछ देख रहे हैं? नहीं, बड़ा परिवर्तन तो नहीं है। एक हम योगायोग बोल सकते हैं कि आज के दिन ही शिवसेना का वर्धापन दिन है। पिछले साल इसी दिन रात के बाद कुछ बातें बदल गई थी 20 जून को, और आज 19 जून है, तो 1 साल पूरा हो रहा है। महाराष्ट्र में जो सत्ता बदल हो गया, 10 दिन कम है, 30 जून को हुआ था, आज 19 जून है। तो पहली बार हम बोल सकते हैं कि शिवसेना के लिए बहुत बड़ी तकलीफ दे बात है। और जो चल रहा है, एक गवर्नमेंट 1 साल चली है और जो गवर्नमेंट आधी मिनिस्ट्री है, 40-42 हो सकते हैं, लेकिन 20 लोग लेकर अगर एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस गवर्नमेंट चला रहे हैं तो बढ़िया बोलना चाहिए कि छोटी गवर्नमेंट है लेकिन अच्छा काम कर रही है। तो ये चुनाव में जाएंगे और जैसे जैसे दिन जा रहे हैं तो महाविकास आघाड़ी MVO जो है, कांग्रेस, NCP और शिवसेना उबाठा, तो उनमें फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा है और वो फ्रस्ट्रेशन हमें दिखाई दे रहा है। वैफल्यग्रस्तता जो है वो अब दिखाई दे रही है कि भाई आगे चलकर कुछ बदल होने वाला नहीं, ये सरकार चलेगी, ये चुनाव साथ में जाएंगे और जीत जाएंगे, इसका डर ज़्यादा है। मैं एक बात और बोल दूँ ज़्यादा कहते कि कल परसों जो एक सर्वे आया था जी न्यूज़ का, तो उसमें
आराम से ये लोग दोनों जीतने वाले हैं। और एमवीए जो है कांग्रेस, उबाठा और एनसीपी, उनको मिलकर 80 से 90 से ज़्यादा सीटें नहीं मिल रहे, उससे बड़े बौखला गए। शरद पवार हो, उद्धव ठाकरे हो, ये पूरे बौखला गए। और उसकी जो सर्वे जो था उसका एक एडवर्टाइज आ गया, इश्तेहार आ गया, उससे तो ये पूरे बौखला गए। अब ये एडवर्टाइज किसने दी, इस पर चर्चा हुई, लेकिन एडवर्टाइज का कंटेंट क्या है उस पर चर्चा नहीं हुई। और वो अगर हम चर्चा देखें, सर्वे का कंटेंट देखें, तो उसमें 30% बीजेपी, 16% शिंदे गुट, यानी 46% से ज़्यादा इनको वोट दिखाए गए। और दूसरी बात, दोनों मिलकर कम से कम 170 तक जा सकते हैं, ये बताया गया। उससे ये पूरे बौखला गए। लेकिन उससे भी बड़ी बात, अगर बड़ी बात मैं मानता हूँ, तो जो बार बार सिंपैथी वे उद्धव ठाकरे के लिए बोला गया है, उससे तो पर्दाफाश हो गया उसका। क्योंकि चर्चा ये हो रही है कि एकनाथ शिंदे या देवेंद्र पॉपुलर कौन है। लेकिन ये पॉपुलैरिटी की चर्चा करने वाले कल तक बोल रहे थे उद्धव के लिए बड़ी सिंपैथी है, लेकिन उद्धव को तो 6% वोट भी नहीं मिल रहे। तो मीडिया का भी पर्दाफाश हो गया, महाराष्ट्र के और मराठी मीडिया का पर्दाफाश हो गया, और ज़्यादा से ज़्यादा बौखला गए ऐसे मैं मानता हूँ। भाऊ, इधर शिवसेना में अभी भी टूट फूट चल रही है। अभी एक वो सुषमा कायंदे नाम की एक विधान परिषद, मनीषा कायंदे इधर आ गई। और जो जो इनको छोड़ते जा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि संजय राउत उनको गालियां बकना शुरू कर देते हैं। वो तो है, संजय राउत तो गालियां ही दे सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि देखो, एक बात होती है, जब आपके पास कोई ताकत होती है तो आपको बोलना नहीं पड़ता। लेकिन इनके पास ताकत नहीं है और उनको कॉन्फिडेंट है कि वो हारने वाले हैं। जब कॉन्फिडेंस हारने का होता है तब गाली गलौज शुरू हो जाता है। और जिस ढंग से संजय राउत हो या उनके सब सहयोगी उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, ये जिस ढंग से बोल रहे हैं उसमें से फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल सामने आ रहा है कि हम सब गवा बैठे, ये तो इनको पता चला है। लेकिन उससे संवरने के लिए क्या करना चाहिए ये सोचते भी नहीं, और यही बड़ी प्रॉब्लम है उनकी। और ये 2024 के लोकसभा चुनाव और विधानसभा के चुनाव, क्या एमवीए गठबंधन तब तक एकजुट रह पाएगा जिस तरह की खींचातानी इन तीनों के बीच में हमें देखने को मिल रही है? यही तो कल जो संजय राउत का एक स्टेटमेंट आया था, उसने बोला जब तक हमारी इच्छा है हम एमवीए में रहेंगे। तो उस पर अजित दादा ने टिप्पणी की है एनसीपी के, कि अरे यही तो बोल रहे थे 25 साल चलने वाला है। यानी उनके अंदर ही खींचातानी अब बिल्कुल सामने आ रही। तो इधर जो एनसीपी में घटा है भाऊ, इसको आप कैसे लेते हैं? क्योंकि एनसीपी में शरद पवार जो बरसों से चाह रहे थे, शायद उस दिशा में उन्होंने कदम बढ़ा दिए हैं अपनी बेटी को कार्यकारी अध्यक्ष बना करके। नहीं, उनमें भी वही प्रॉब्लम है। जिस ढंग से उद्धव के हाथ से पार्टी निकल गई, उसी ढंग से सुप्रिया सुले को उनको देना है सब कुछ बागडोर, लेकिन वो अजीत लेके जाएगा ये डर पिता के मन में है। और इसलिए एनसीपी में अंदरूनी बहुत झगड़े चालू है। तो चुनाव में उसका परिणाम दिखाई देगा ऐसे मैं मानता हूँ। मुझे तो एक बात ऐसी लगती है कि शायद अजित दादा को एक काम सौंपा गया है कि बारामती में सुप्रिया को हराने की जिम्मेदारी अजित दादा पर है। हाँ, बहुत गहरी बात कह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल। देखिए, आप पिछले देखो, एक लोकसभा चुनाव क्षेत्र होता है, उसमें 6 विधानसभा क्षेत्र होते, उसमें से 4 क्षेत्र में पिछली बार सुप्रिया को कम वोट थे। इंदापुर और बारामती वो सवर गए थे, और यही तो अजित दादा का इलाका है। अगर अजित दादा नाराज है तो उसका बड़ा परिणाम सुप्रिया को लोकसभा में भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वही की मेजॉरिटी पर वो चुनकर आई है। वरना 4 जगह तो उनके वोट्स कम थे। तो इसलिए जितना अजित दादा को आप दुखाओगे, उसको परेशान करोगे, तो वो तो तकलीफ देगा आगे जाकर। बाहु, आपने अभी उस विज्ञापन का जिक्र किया
जिसको लेकर के तमाम तरह की बातें इधर मराठी मीडिया में भी, और मराठी ही नहीं बल्कि दिल्ली के मीडिया में भी छपी हैं, और लोगों ने इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिया है कि जिस तरीके से पहले विज्ञापन में केवल एकनाथ शिंदे का फ़ोटो छपा है प्राइम मिनिस्टर के साथ, और उसमें जिनकी वजह से, जिनके त्याग की वजह से वो चीफ मिनिस्टर बने हैं, उन देवेंद्र फडणवीस का कोई फ़ोटो वोटो नहीं दिया गया है। अगले दिन फिर दोनों के फ़ोटो छपे हैं। ये माना गया कि ये जो नुकसान हुआ है उसको संतुलन साधते हुए उसकी भरपाई करने का प्रयास है। पर कहीं ना कहीं ये नहीं लगता आपको कि जो पहले दिन विज्ञापन छपा था उसमें एक चूक हुई है एकनाथ शिंदे से? नहीं, मैं नहीं मानता, क्योंकि वो एकनाथ शिंदे ने जाहिर तौर पर अपनी एडवर्टाइज दी है, जाहिरात दी है, ऐसा बात नहीं है। वो किसी ने दी है, किसको पता नहीं है, और उस पर चर्चा है। वो डायरेक्टली एकनाथ शिंदे से रिलेशन में है, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी भी नहीं है। तो मामला ये बनता है कि ये इश्तिहार क्यों दिया गया, ये एडवर्टाइज क्यों दी गई। तो ये कंट्रोवर्सी पैदा करने के लिए ही दी गई, ऐसा मैं उसका निचोड़ मानता हूँ। और अगर कंट्रोवर्सी पैदा करनी थी तो कंट्रोवर्सी से किसको लाभ हुआ और किसको नुकसान हुआ? नुकसान तो उद्धव को हुआ है, क्योंकि चर्चा से उद्धव ठाकरे चर्चा से निकल ही गए बाहर। 1 नंबर एकनाथ, 2 नंबर देवेंद्र 1 नंबर है या एकनाथ, इस पर चर्चा हुई, लेकिन उद्धव का नाम पूरा का पूरा क्लीन स्वीप निकाला गया। तो ये फायदा है उस एडवर्टाइज का। इसलिए मैं मानता हूँ कि वो जानबूझकर मिसलीड करने वाली, यानी मीडिया को और चर्चा करने वाले जो एनालिस्ट है उनको मिसगाइड करने के लिए वो एडवर्टाइज थी। तो ये स्ट्रैटेजी हो सकती है। मुझे लगता है कि भाव की बातें सुनकर के, और ख़ास तौर से महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय क्या हो रहा है वो उनसे ही सुन करके और हिंदी में सुन करके आप में से बहुत सारे लोग संतुष्ट हुए होंगे। भाव दिल्ली में थे, अभी पुणे में हैं, मुंबई में हैं पब्लिकेशन के सिलसिले में। हमारी सबकी उनके लिए शुभकामनाएं हैं, बल्कि हम शुभकामनाएं तो दे नहीं सकते, छोटे हैं, पर ये तो अपेक्षा कर ही सकते हैं कि जिस तरह की उनकी अब तक की बैटिंग रही है वैसे ही वो आगे करेंगे, और पब्लिकेशन उनका खुद का अगर खुल रहा है तो और बेहतर तरीके से वो जो उनकी भावनाएं हैं उनको व्यक्त कर पाएंगे। और इतना मटेरियल भाव का है जो पुस्तक रूप में अभी तक नहीं आया था। मुझे लगता है कि इस पब्लिकेशन के बाद ख़ास तौर से जो मराठी मानुष है उनके लिए तो भाव भरपूर सामग्री देने वाले हैं। भाव, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।